गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज हम देखने वाले हैं गद्य आकलन। ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, तीनों एग्ज़ाम में ये कंपलसरी क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, कंपोजिशन का क्वेश्चन है। और इसमें जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि गद्य आकलन क्या होता है। गद्य आकलन मतलब आपको समझा या नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं। आकलन मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग हुआ या नहीं। और गद्य मतलब वो जो पैसेज है उसका आपको आकलन हुआ या नहीं। ये कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे? ये क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि एक पैसेज देते हैं और वो पैसेज पे आपको कुछ क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। क्या क्वेश्चन करना पड़ता है? उस पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको तैयार करने पड़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम में कैसे आता है? एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आता है वो जो है क्वेश्चन नंबर 5 का अ का दूसरा, देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 का अ का दूसरा में गद्य आकलन के लगभग 100 से 120 शब्दों तक एक अपठित परिच्छेद जो आपको मालूम नहीं है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, दिया आता है, उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में ही हो। मतलब आपको क्या करना है कि पैसेज के जितने भी सेंटेंस है उस पर हर सेंटेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते, लेकिन 2 तो हमें तो सिर्फ 4 ही चाहिए ना। इसके लिए जो आपको सेंटेंस अच्छा लगेगा, जो आसान लगेगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करने सिर्फ 4 और 2 एक्स्ट्रा करके रखने के। जो एक हाथ दूसरा गलत हुआ तो आपको पूरे के पूरे अंक मिले। लेखन कौशल में एक ऐसा प्रश्न है जिसके पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? ध्यान रखें, केवल प्रश्न तैयार करना होता है, उत्तर आपको वहाँ नहीं लिखना है। क्या करना है? प्रश्न तैयार करना है, उत्तर आपको लिखना नहीं है। इसके 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अभी गद्य आकलन में और जानकारी और इम्पोर्टेंट बातें क्या है। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको जो गद्य आकलन के लिए अपठित गद्यांश दिया जाता है, छात्रों को इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको उस पद्यांश को 2 बार कम से कम ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अपठित गद्यांश आकलन हेतु तैयार करना होता है, 4 या 5 जितने पूछे गए उतने। अगर 4 अंक के लिए है तो 4 प्रश्न तैयार कीजिए, अगर 5 अंक के लिए है तो 5 प्रश्न तैयार कीजिए। ठीक है। छात्रों को ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। उत्तर पूरा नहीं, या गद्यांश का अर्थ बताओ इस तरह से नहीं, या फिर इस लाइन्स का एक्सप्लेन करके बताओ इस तरह से नहीं। तो सिर्फ जो गद्यांश में सेंटेंस है उसको एक सेंटेंस लेने का और उससे ऊपर एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस लो, हर सेंटेंस पे 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इस प्रश्न अभी देखो, ये प्रश्न को इस तरह बनाना है चाहिए जिसने गद्यांश का सार मौजूद हो। मतलब जो भी प्रश्न आप तैयार करेंगे उसका उत्तर जो है वो गद्यांश में होगा। कहाँ पे होगा? सिर्फ गद्यांश में ही होगा। मतलब गद्यांश का बाहर का प्रश्न आपको पूछना नहीं है। ठीक है। प्रश्न व्याकरण दृष्टिकोण से सटीक और पूर्ण हो। व्याकरण दृष्टिया वो सही हो, उसका काल सही हो, उसकी रचना सही हो, उसके जो विराम चिन्ह आप देंगे वो सही होने चाहिए। मतलब एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर तैयार किया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, प्रश्न चिन्ह लगाना भूलना नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रश्न की शुरुआत जो है सर्वनाम से नहीं करनी है। सर्वनाम कौन से? तू, मैं, आप, वे, इस तरह से शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है। चाहे वो शब्द पैसेज में क्यों ना हो, फिर भी आपको वहाँ पे समझ के कॉमन सेंस रख के आपको हमेशा याद रखना है कि प्रश्न की शुरुआत सर्वनाम से नहीं करनी है। उसके साथ साथ क्वेश्चन के बाद लास्ट में प्रश्न चिन्ह देना नहीं भूलना है। प्रश्न के उत्तर गद्यांश में ही होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अभी देखो, अभी इसके बाद जो होते हैं वो क्या होता है?
ठीक है। ओके, तो उसके बाद जो होता है वो देखते हैं। हाँ देखो, गद्य आकलन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? प्रश्न पत्र में दिए गए परिच्छेद को समझकर ध्यानपूर्वक पढ़े। प्रश्न में सटीक और छोटे प्रश्न बनाए जाने चाहिए। अलग अलग प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग अवश्य पूर्वक करें। अभी सर्वनाम तो मैंने कहा कि आपको करना नहीं, लेकिन जो हो ना, कौन, कब, कहाँ, कितना, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कौन सी, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लास्ट में आएंगे या बीच में आएंगे, ये चलेंगे। लेकिन प्रथम पुरुष वाले, द्वितीय पुरुष वाले या तृतीय पुरुष वाले सर्वनाम से शुरुआत नहीं होगी। ठीक है। पूछे गए प्रश्नों में परिच्छेद की विषय वस्तु समग्रता से समेटी जानी चाहिए। उसके बाद प्रश्न लिखने के बाद एक बार पढ़कर जांच कर लेना चाहिए क्योंकि ये सही है या गलत है। अगर गलत हुआ तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं ना, इसके लिए वो सही करने के लिए दोबारा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। परिच्छेद में छोटे और सटीक प्रश्न बनाएं। ठीक है, ये आपकी जानकारी हुई। तो हम अब गद्य में जाएंगे। तो पहला गद्य हम पढ़ते हैं। पहले मैं आपको गद्य पढ़ा के सुनाती हूँ, उसका अर्थ भी बताओ, उसके बाद हम प्रश्न कैसे तैयार करने वो जान लेंगे। ठीक है। देखो, शिक्षा मानव जीवन में विकास का प्रमुख आधार है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। मतलब शिक्षा जो है मानव का प्रमुख आधार है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर शिक्षा नहीं हुई तो उसका जीवन पशु जैसा हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं तो अपना मार्ग बनाता ही है, साथ ही दूसरों को भी मार्गदर्शन करता है। मतलब जो शिक्षा के अच्छे संस्कार मिलते हैं, उसी के साथ उसको बहुत सारा ज्ञान शिक्षा से मिलता है। लेकिन इस शिक्षा के कारण, इस ज्ञान के कारण वो आपको खुद को ही तो सफल बनाता है और उसके साथ साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन करता है। नवीन पीढ़ी अथवा बालक एवं नवयुवक तो शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते ही। नवीन पीढ़ी, आप बच्चे हो ना, आज नई पीढ़ी हो, आप तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करने की, अथवा 14 वर्ष की आयु से जो अधिक वाले वे सभी व्यक्ति जो अशिक्षित हैं। मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बचपन में उनकी माँ बाप की हैसियत नहीं होती पढ़ाने की, वो पढ़ना लिखना छोड़ देते या बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो वो अभी जो प्रौढ़ हो चुके, मतलब क्या बड़े हो चुके, ऊपर 40 के ऊपर हो चुके, 14 के ऊपर के हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आते, तो इन लोगों को भी शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, वो ऐसे। अथवा हम कह सकते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो समय से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और न कर पा रहे हैं। शिक्षा के इतने प्रचार और प्रसार हो जाने पर भी व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं कर पाता और न ही, मतलब अगर शिक्षा न हुई उसको, तो अपने पास का जो धन है, जो पैसे कमाता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको ठग लेते। उसका एक एग्जाम्पल, मतलब किसान जैसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसके लिए उसके जो अनाज होते हैं उसको सही से दाम भी नहीं मिलता है। देखियो, भोला वाला किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाता है अगर उसको शिक्षा हो तो। आज भी वह साहूकार और ब्याज किस्तों के द्वारा आसानी से ठग जाता, मतलब फंस जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्ति की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब थी। मतलब अभी तो उनकी स्थिति ठीक है, तो लेकिन स्वतंत्रता पूर्व, मतलब पुराने ज़माने में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो इसके अभी यही पैसेज के ऊपर प्रश्न क्या हो सकता है? देखो, मानव जीवन का क्या आधार है? इसका पहले इसमें देखो, शिक्षा मानव जीवन में विकास का प्रमुख आधार है। मतलब हर सेंटेंस के ऊपर आपको एक एक प्रश्न बनाया जा सकता है। अभी मैं अगर बताऊँ, देखो वहाँ ये देखिए, ये सेंटेंस हम लेते हैं, कौन सा? ये दूसरा वाला। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान जीवन यापन करता है। शिक्षा विहीन व्यक्ति किस समान जीवन यापन करता है? बन गया। हाँ, पशु के समान किसका जीवन यापन होता है? एक सेंटेंस पे 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो। उस तरह से व्यक्ति में अच्छे संस्कार शिक्षा के माध्यम से आते हैं। व्यक्ति में अच्छे संस्कार किससे माध्यम से आते हैं?
शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं तो अपना मार्ग बनाता है, साथ ही दूसरों को भी मार्गदर्शन करता है। अभी ये लंबा चौड़ा सेंटेंस है, तो उसके ऊपर 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे। कैसे? देखिए, शिक्षा से कौन सा ज्ञान मिलता है? हाँ, हुआ है। और शिक्षा के अपना जो मार्ग बनाता है, शिक्षा से व्यक्ति कैसा हो जाता है? स्वयं का मार्ग बनाता है। हाँ, शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का एक जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का क्या है? ऐसे 2 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मतलब हर एक सेंटेंस में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? किन लोगों की शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? साहूकार द्वारा कौन ठग जाता है? किसान। व्यक्ति में संस्कार किससे के माध्यम से आते हैं? क्वेश्चन भी हो चुका है। और शिक्षा के माध्यम से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? ये भी मैंने आपको पूछा। भी गद्य क्रमांक 2। वो एक कहानी है। हाँ, देखिए, एक बार भगवान बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था। उसने एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उससे धर्म का उपदेश देने लगा। देखो, एक भगवान बुद्ध, आपको सबको पता है ना, तो उनका एक प्रचारक घूम रहा था, मतलब घूम रहा था, और उसको एक भिखारी मिला और वो उसे उपदेश देने लगा। देखो, उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों? पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। हाँ, उसका मन नहीं लग रहा था। अगर कोई भूखा हो तो दूसरा काम उसको नहीं सूझता है। प्रचारक नाराज हुआ। वो बुद्ध के पास जाकर बोला, वो एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे सिखावन दे रहा हूँ, तो भी वह सुनता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि वो मेरी सुनता नहीं है, मैं उसको अच्छा सिखा रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। वो प्रचारक उस बुद्ध के पास ले आया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उसने ताड़ दिया, मतलब समझ गए हो कि भिखारी 3-4 दिनों से भूखा है। उन्होंने उसे पेट भर खिलाया और कहा, अब जाओ। प्रचारक ने कहा, उसने खाना खिलाया और उसको छोड़ दिया। आपने उसे खिला तो दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो उसे पहले देना चाहिए। अगर वो जिएगा तो वो कल सुनेगा। मतलब सबसे ज़रूरी भूख है। अगर हमारे पेट में कुछ नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। पहले हमारी प्रायोरिटी जो है वो है खाना। अभी इसके ऊपर प्रश्न कौन सा तैयार है? कौन घूम रहा था? प्रचारक। भगवान बुद्ध का प्रचार किसे उपदेश दे रहा था? भिखारी को। भिखारी ने किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? प्रचारक की तरफ। प्रचारक ने भिखारी के बारे में बुद्ध से क्या शिकायत की कि ये बारे मेरी सुन नहीं रहा है। हमें प्रश्न उत्तर तो नहीं लिखने हैं। हाँ, तो प्रश्न तैयार करना, ये मत भूल जाना, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैं प्रश्न पढ़ ली, उत्तर भी दे रही हूँ, तो उससे नहीं। एक सेंटेंस लेके प्रश्न बनाना है। भगवान बुद्ध ने क्या ताड़ लिया कि ये भूखा है, और भगवान बुद्ध ने किससे पेट भर कर खिलाया? भिखारी को। इस तरह से अभी उसका गद्य आकलन जो होता है 3 है। देखिए, ऐसे माना जाता है कि संगीत का प्रभाव, संगीत, म्यूजिक, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा पेट में होता है ना, माँ के 5-6 महीने का, तब से वो बाहर के आवाज़ें सुनता है और तब से उसको संगीत जो है मालूम होता है। तो संगीत का प्रभाव जो होता है औषधियों से कम नहीं है। एक शल्य क्रिया, मतलब एक ऑपरेशन के बाद, शल्य क्रिया के बाद किसी मरीज ने संगीत के चमत्कार का वर्णन किया है। मरीज ने किया है, देखो, मरीज ने किया। अगर उसका ऑपरेशन हुआ और उसने संगीत सुना तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। उसने बताया कि स्वास्थ्य लाभ करते समय उसने संगीत खूब सुना था। वो कभी कभी इसमें इतना खो जाता था कि वो अपना दर्द निवारक गोलियां लेना भूलता। दर्द निवारक मतलब पेन किलर। संगीत शांतिदायक तथा मधुर होना चाहिए। कई बच्चे जन्म से ही बात नहीं कर सकते या ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। संगीत का इतना प्रभाव है कि ये लोग बोलने लगे तथा संगीत के ताल पर उनके हाथ पैर हिलना डोलना शुरू हो गए। देखो संगीत का असर कैसा होता है। इस तनावपूर्ण दुनिया में संगीत के प्रभाव को नकार नहीं सकते। आपको समझा ना संगीत के बारे में क्या है। संगीत कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली, औषधि से भी। देखो, और यहाँ पे तनावपूर्ण दुनिया किसके प्रभाव को नकार नहीं सकती? म्यूजिक के, संगीत के प्रभाव को नकार
नहीं सकते। अभी उसके ऊपर प्रश्न है जो देखते हैं। गद्यांश में किसके प्रभाव के बारे में बताया गया? संगीत के। संगीत के चमत्कार का वर्णन किसने किया? मरीज ने खुद ने किया। ये सेंटेंस में देखा है। संगीत कैसा होना चाहिए? और मरीज दर्द निवारक गोलियां लेना क्यों भूल जाता था? क्योंकि वो उसमें बहुत खो जाता था। इस तरह से अभी देखो आगे जो है हमें 2 महीने पैसे दिए हैं जो आपको उसके ऊपर खुद प्रश्न बनाना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। और देखो, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत भर हिंदी दिवस मनाया जाता है, परंतु ये विडंबना है कि अनेक सार्वजनिक और सरकारी स्कूलों छात्रों को ये पता नहीं रहता है कि हिंदी दिवस क्या है। इस साल हमने नहीं बनाया। 14 सितंबर मतलब इसी महीने में हो चुका है। हाँ, यह कब और क्यों मनाया जाता है? कुछ माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजीदा बनाने के फेर में उन्हें जानबूझकर हिंदी से दूर रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि वो अंग्रेजी और जानबूझकर वो हिंदी से अपने बच्चों को दूर रखते हैं। एक लेखक को एक बालक ने बताया कि वो हिंदी खूब पढ़ना चाहता है और मैथिली शरण गुप्ता ने अपना प्रिय कवि मानता है, परंतु उसके पापा महोदय ने उसे हिंदी की पत्र पत्रिकाएं लाकर नहीं देते थे। एक छोटा बच्चा था तो उनको मैथिली शरण गुप्ता इनके हम पढ़ चुके हैं। हाँ, इनके जो लेसन थे वो उनको अच्छे पसंद थे, लेकिन उसके पिताजी तो है उनको हिंदी का कुछ ला कहते थे। परंतु उसी लेखक से बच्चे से पूछा, अंकल ये किसका बर्थडे है? उसी लेखक से एक बच्चे ने पूछा, अंकल ये किसका बर्थडे है? देश की राजधानी दिल्ली में एक लेखक एक ऐसे मकान निकट से गुजर रहे थे जिसमें जी की कक्षाएं लगी थी। एक उनके कानों में फादर के ये शब्द पड़े, हिंदी नहीं बोलने का, हिंदी गंदे लोगों की बोली है। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले अनेक छात्रों का कहना है कि अंग्रेजी ही बड़प्पन का आधार है, परंतु उनके माता पिता ने पब्लिक स्कूलों में उनका दाखिला नहीं कराया। मतलब ये जो है, और हर किसी बर्थडे के कारण हर किसी बर्थडे के कारण कि विशेष गुण मनाता है, लेकिन हमारा हिंदी का ऐसा नहीं है। उस दिन जो हुआ था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन किसी बर्थडे के कारण हम हिंदी नहीं बनाते, हिंदी दिवस नहीं बनाते। उसके पीछे हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता का एक प्रमुख कारण है। जब हमारी स्कूल चालू होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी दिन क्यों मनाया जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और आप खुद बना सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है प्रश्न दूसरा परिच्छेद, स्वामी रामतीर्थ का एक बार जापान गए। स्वामी रामतीर्थ वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उस दिन फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फल खोज की, पर वे न पा सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। रामतीर्थ जो मतलब सफ़र पे थे और सफ़र में रेल में थे और उनको उस दिन फल ही खाना था, लेकिन उनको नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। वह अपनी बात बीच ही में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल लाया। उसको एक लगा कि एक भारतीय व्यक्ति हमारे जापान के ऊपर बोल रहा है कि फल नहीं मिलते, उसने टोकरी भर फल लाए। वह फल उसने स्वामी तीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपके ताज़ा फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उस फल विक्रेता समझाया। उसने फलों के दाम पूछे। युवक दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हो तो यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये न कहिए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखो वो अपने जापान से कितना प्यार करते हैं और हम करते क्या? हमारे साथ अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते क्या? कितनी अच्छी सीखी कि अपने देश के ऊपर फख्र करना है। कोई जरा सी भी बात कहे अपने देश के बारे में विरोध में तो उसको दिखा देना कि हमारा देश ऐसा नहीं है। तो आपको ये सारी बातें जो है ध्यान में रखनी है। तो इसके ऊपर भी आपको सवाल करते हैं। अभी देखो, राम स्वामी तीर्थ एक बार जापान गए थे। जापान कौन गए थे? वह एक प्रश्न। वह रेल में यात्रा कर रहे थे। स्वामी तीर्थ किससे यात्रा कर रहे थे? कितने आसान सवाल बन जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले और उन दिनों फलों का भोजन करना था।
गाड़ी स्टेशन पे ठहरी तो उन्होंने फलों की खोज की पर वो न पा सके। किनको फल नहीं मिले? स्वामी रामतीर्थ क्या खोज रहे थे? इतने आसान आसान और जो है वो बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हमने गद्य आकलन से का ये प्रश्न ज़रूर आता है और कल आपकी टेस्ट होगी काल के ऊपर। तो इसके लिए मैं आज ही वो काल का वीडियो फिर से भेजूँगी। वो अच्छे से पढ़ना है, उसके सब मैंने पहले दे दिया है, वो भी आपको देखना है और रिवाइज करना है और काल के ऊपर टेस्ट आपको सॉल्व करें। अब हर हफ्ते एक लेसन मैं दूंगी, उसकी पढ़ाई करके रखनी है और उसके ऊपर की टेस्ट जो है वो आपको देनी है। 10-10 अंक की टेस्ट आपको सॉल्व करनी, गूगल टेस्ट। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।